नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी प्राइवेट आई में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा एक आई स्पेशल सीरीज चल रहा था। इसी सीरीज का पार्ट 7 लेकर आज हम आए हैं। तो समय को ना गंवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद और जो बातें हैं करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm और काटने की गति भी 30 mm प्रति मिनट 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति आरपीएम का चयन करें। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। सेलेक्ट द स्पेंडल स्पीड आरपीएम फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल डाया 24 mm एंड कटिंग स्पीड बी इक्वल टू 30 मीटर प्रति मिनट टू ड्रिल माइल्ड स्टील। ऑप्शन ये है 275 आरपीएम, ऑप्शन बी है 300 आरपीएम, ऑप्शन सी है 400 आरपीएम, ऑप्शन डी 450 आरपीएम। तो इसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सॉल्यूशन आप सभी को समझाना चाहेंगे, आप सबको हम दिखाते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे है। सॉल्यूशन इसका यहाँ हमारे पास है। ठीक, आप सब देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है हमारा सॉल्यूशन। हमारा डायमीटर इसमें क्या दे रखा है 24 mm, स्पीड बी कितना दे रखा है 30 मीटर प्रति मिनट। यह हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि स्पीड कटिंग स्पीड भी बराबर क्या होता है पाई डी एन अपॉन 1000 होता है। तो यन यहाँ से हम निकालेंगे तो यन बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी गुड़े 1000 बटे पाई डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम सभी जो हमारे वैल्यू हैं उसको पुट कर देंगे। पी हमारा 30 है, 30 को पुट कर दिए, 1000 था ही ऑलरेडी, 1000 हो जाएगा। पाई का मान 3.14 गुड़े 24। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा ऊपर 30,000 बटे 75.36। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आता है कितना आता है, हमारा आता है 398.089। कितना आता है 398.089। ठीक, तो इसलिए इसको हम लगभग 400 आरपीएम मान लेते हैं। अब ऑप्शन की ओर चलेंगे हम कि ऑप्शन में हमारा कितना दे रखा है। तो ऑप्शन सी में हमारा कितना दे रखा है 400 आरपीएम दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, बातें समझ में आ गई। सोल्यूशन सभी को समझ में आ गया होगा। अगर जिनको फार्मूला आता होगा तो उनको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप सब लोग को फार्मूला हर न्यूमेरिकल लगाने वाले सवाल की फार्मूला आना चाहिए, चाहे टेप डाई हो, चाहे रीमर का हो, चाहे आपका कटिंग स्पीड का हो, चाहे आरपीएम का हो। फार्मूला आपको आता है तो आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इन सभी फार्मूलों के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया है। संडे स्पेशल का हमने 2 पार्ट बना दिया है। उसमें हमने जितने फार्मूले हमारे थे उनको कवर कर दिए हैं जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू से पूछे जाने वाले हैं आईटीआई में। तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं संडे स्पेशल पार्ट 1 और पार्ट 2 को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। ऑप्शन ये है ग्रू काटने के लिए, ऑप्शन बी है जिगजैग काटने के लिए, सी है सीधा काटने के लिए यानी स्ट्रेट कट, डी है सर्कुलर कट यानी सर्कुलर काटने के लिए। ठीक, तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा कौन सा, डी होगा। हम बेंट स्निप का प्रयोग सर्कुलर कट करने के लिए करते हैं। सर्कुलर मतलब कर्व कट यानी गोल वगैरह, अगर गोल आकार में कट करना है तो उसके लिए हम कैस का प्रयोग करते हैं, बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। स्निप हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट स्निप, बेंट स्निप। स्ट्रेट स्निप क्या करता है, सीधी कटिंग करता है। सीधी रेखा में मान लो हमारे कोई सीट है, क्या है, मान लो कोई हमारा सीट है। ठीक, इसको अगर हमें सीधा सीधा काटना है ऐसे तो स्ट्रेट स्निप से कट जाता है। अगर मान लो इसको हमें बेंट मतलब इसके अंदर गोला काटना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। यही इसके कहने का मतलब है। सर्कुलर का मतलब गोलाकार या सर्किल के आकार में काटना। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। तो इसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्या रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट हैविंग लेंथ ऑफ 2000 mm विड्थ ऑफ
500 mm थिकनेस ऑफ 4 mm एंड डेंसिटी ऑफ 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन हमारा ये है 21.4 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 31.4 किलोग्राम, सी है 41.4 किलोग्राम, डी है 50.4 किलोग्राम। तो इसका सॉल्यूशन हम आप सभी को दिखाएंगे। हम सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में, यहाँ सॉल्यूशन में आपको दिखाया जा रहा होगा। यहाँ इसकी लंबाई कितना लिए हैं 2000 mm, चौड़ाई कितना है 500 mm, मोटाई 4 mm यानी 4 mm। तो हम क्या निकालेंगे, प्लेट का आयतन निकालेंगे। तो प्लेट का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। हो गया। इस तरह से हमारा जो आयतन निकल कर आ रहा है कितना आ रहा है 4000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन आ रहा है। अब यहाँ पे जो 1000 से, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ 1000 से भाग किया गया है। 1000 से भाग क्यों किया गया है, क्योंकि हमें इसको किस में करना है, सेंटीमीटर में। ये हमारा है किस में, मिलीमीटर में है। मिलीमीटर में हमारा ऊपर वाला जो वैल्यू आया था मिलीमीटर में आया था, अब इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है। अब देखो मिलीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। और 10 का क्यूब करोगे तो 1000 होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हमने नीचे क्या कर दिया, 1000 से भाग कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हमारा कितना है, हमारा 4000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया क्या, आयतन, वॉल्यूम। फिर इसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसलिए हमारा द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। अब हमारा घनत्व कितना है 7.85 गुणे 4000 हमारा आयतन है, आयतन से गुणा कर दिए। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू निकल रहा है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 31,400 हमारा आया। किसमें, ये ग्राम में आया था। अब इसको हमें किस में चेंज करना था, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना था। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हमें किस में चेंज करना था, किलोग्राम में चेंज करना था। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए फिर हमने इसकी क्या किया, 1000 से भाग दिया। तो 1000 से भाग देने के हमारा जो आंसर आया कितना आया, 31.4 kg हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 31.4 kg हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे ऑप्शन की ओर हम। तो ऑप्शन में बी हमारा आ रहा है 31.4 kg। तो हम बी को करेक्ट मान लेंगे, यानी बी इज करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट चलेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क। ऑप्शन ये है रेस्ट ऑफ वर्क, बी है सपोर्टिंग पीस, सी है शार्पनिंग, डी है फोल्डिंग शेप्स। ठीक, जिस तरह हम एल्मिल का उपयोग करते हैं उसी तरह हम स्टेक का उपयोग भी क्या करते हैं, चाप को सहारा देने। स्टेक का जो प्रयोग होता है वो शीट मेटल वर्क में किया जाता है, शीटों को सहारा देने के लिए करते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा सपोर्टिंग पीस। ठीक, बस में आई। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रोवर। ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ये है रिलीजिंग ऑफ सीम, सीम को रिलीज करना, बी है कंप्रेस द सीम, सीम को कंप्रेस करना, सी है क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, सीम को क्लोज और लॉक करना, डी है स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। ठीक, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, सीम को क्लोज करना। ग्रोवर जो होता है सीम को बहुत ही नज़दीक क्लोज करता है और लॉक कर देता है। ठीक, सीटों को बहुत ही नज़दीक, यानी नज़दीक मतलब बिल्कुल पास पास लाकर उसको लॉक कर देना। तो ये कौन सा कार्य है, ये किसके द्वारा होता है, ये ग्रोवर के द्वारा होता है। ठीक, आप सब शीट मेटल वर्क में पढ़े होंगे इस टॉपिक को, तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टन शोल्डर। ऑप्शन ये है पिकलिंग, बी है स्वेविंग, सी है सीमिंग, डी है टिनिंग।
तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से पढ़ रहे हैं। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा डी है। वो क्या है? वो है टिनिंग। कौन सा ऑपरेशन है? टिनिंग ऑपरेशन। ठीक, बातें समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? चलो फिर ये क्वेश्चन आ गया ग्रोवर का। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि इस सीट को क्या करता है, नज़दीक लाता है और लॉक कर देता है। ठीक, फिर वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया है, देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रोवर इन सीट मेटल वर्क? ऑप्शन ये है रिलीजिंग ऑफ सीम, सीम को रिलीज करना। बी है कंप्रेस द सीम, C1 को कंप्रेस करना। सी नंबर है क्लोजिंग ऑफ सीम, सीम को क्लोज करना। डी है स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है सी है। सी क्या है? सीम को क्लोज करना। अब यहाँ पे लॉक करना इन्होंने नहीं दिया है, फिर भी एक क्लोज तो कर रहा है, पास पास ला रहा है, ये तो कार्य कर रहा है ना। इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिन्हित छेद यक्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल मार्क्ड एज यक्स? आपको इस फिगर में 4 फिगर बने हुए हैं, चारों में जो होल बना हुआ है यक्स, यहाँ तीसरे वाले चौथे नंबर फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो छिद्र बना हुआ यक्स से जो डिनोट कर रहा है, ये क्या है? आखिर किसके द्वारा होता है ऐसा जावे में? ठीक, ऑप्शन ये है अरेस्ट द क्रैक, यानी क्रैक को बंद करना। बी है फैसिलिटेट इजी वेंडिंग, आसानी से वेंडिंग करने के लिए। सी है मेक गुड अपीयरेंस, अच्छी उपस्थिति बनाओ या अच्छा दिखने के लिए। डी है आलो क्लियरेंस बिटवीन द इंट्स, सिरों के बीच निकासी की अनुमति दें। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर ये है क्रैकों को बंद करना। जो क्रैक उत्पन्न होते हैं उन क्रैकों को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा छिद्र बनाते हैं। ठीक, ताकि हमारे जाम में क्रैक उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज बिटवीन, नहीं, हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज। ऑप्शन ये है 3 गुणे रिवेट का व्यास। बी है 2 गुणे रिवेट का व्यास। सी है 2.5 गुणे रिवेट का व्यास। डी है 3.5 गुणे रिवेट का व्यास। 9 का आंसर हमारा है दूसरा नंबर बी, 2 गुणे रिवेट का व्यास। क्या होता है? 2 गुणे रिवेट का व्यास होता है। पास में आई साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी, यानी मान लो हमारा ये कोई सीट है, हम आपको फिगर के द्वारा समझा रहे हैं। मान लो हमारा ये दो कोई सीट है, ठीक, ये दो कोई सीट हमने क्या करना है, इसको हमें रिफ्टिंग करना है। इसमें एक रिफ्टिंग यहाँ, एक रिफ्टिंग यहाँ, ठीक करना है। एक रिफ्टिंग यहाँ, एक रिफ्टिंग यहाँ, एक रिफ्टिंग यहाँ, एक रिफ्टिंग यहाँ। तो इस रिवेट के सेंटर से और इस किनारे की बीच की दूरी पूछ रहा है कि ये कितना होता है इसका। ठीक, तो ये कितना होता है? ये हमारा 2D होता है। कितना होता है? 2D, 2 गुणे डायामीटर ऑफ रिवेट, ये हमारी होती है दूरी किनारे से रिवेट की। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? 2 गुणे रिवेट का व्यास। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है या क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क? ऑप्शन ये है शार्पनिंग, तेज करना। बी है सपोर्टिंग, सहायता करना। सी है रेस्ट ऑफ वर्कपीस, रेस्ट ऑफ वर्कपीस। डी है प्रोटेक्ट द टूल फ्रॉम डैमेज,
उपकरण को नुकसान से बचाएं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर बी है। क्या है राइट आंसर? सहायता प्रदान करना। क्या राइट आंसर है? सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? क्या कह रहा है? वाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड व्हिल मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम्स एंड सीम्स। ऑप्शन ये है टू मेक गुड अपीयरेंस, अच्छी दिखावट के लिए। बी है टू प्रिवेंट डैमेज टू द एजेस, किनारों को नुकसान से बचाने के लिए। सी है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग एट द सीम, सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए। डी है मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है, राइट आंसर डी है, सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा करते हैं। तो डी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? विच सीट मेटल इज इजीस्ट टू जॉइंट एंड शोल्डर? ऑप्शन ये है टिंड प्लेट, बी है लेड, सी है गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जस्ता लोहा, डी है स्टेनलेस स्टील। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है ये टिंड प्लेट। यानी टिंड प्लेट हमारा जो है क्या है? जोड़ और शोल्डर के लिए सबसे आसान और अच्छा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो ऐसी कौन सी सीट है जो पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? Which sheet metal withstand contact with water and exposure to weather? ऑप्शन ये है ब्लैक आयरन, बी है कापर सीट, सी स्टेनलेस स्टील सीट, डी है गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जस्ता लोहा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिफ्टिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? रिफ्टिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिफ्टिंग ऑपरेशन? ऑप्शन ये है पोजीशन द रिवेट, रिवेट को पोजीशन में रखना। ऑप्शन बी है मेक मेटल टू मेटल ज्वाइंट, धातु से धातु का जोड़ बनाना। सी है अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड, रिवेट करने वाले छिद्र को संरेखन में रखना। ऑप्शन डी है प्रिवेंट डैमेज टू रिवेट हेड, रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर सी है, रिवेट करने वाले छिद्र को संरेख में रखना। अभी आपको हम समझाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर सी है। क्या है? रिवेट करने वाले छिद्र को संरेख में रखना। इसे मान लो कोई हमारी ये दो सीट है, कोई हमारी क्या है? ये दो सीट है। ठीक, एक सीट ये है, इसको हमें क्या करना है? रिवेटिंग करना है। तो रिवेटिंग करने के लिए क्या करते हैं? इसमें होल बनाते हैं, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ। फिर इन दोनों के क्या करेंगे? इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। हमें इनको क्या करना है? रिवेटिंग करना है ना। इसे हम फिर से समझाना चाहेंगे। इसे मान लो ये रहा हमारा क्वेश्चन 14 नंबर, इसी को समझाना है हमें। इसे मान लो कोई एक सीट हमारा ये है, इसी के ऊपर एक दूसरा सीट हमको क्या करना है? लॉक करना है। इनको लॉक करने के लिए इसमें होल बनाते हैं। ठीक, अब ये होल हमारे हो सकता है सेंटर में ना हुए हैं, थोड़ा डिफरेंट हो गया हो, डिस्टर्ब हो गया हो, तो हम ड्रिफ्ट के द्वारा क्या करते हैं? इस पर ड्रिफ्ट को रखते हैं और हैमर से ठोकते हैं, तो सीट हमारे आपस में खींचे जाते हैं, यानी सेंटर में आ जाते हैं आपस में, वो एक सीट में रह उनकी जो होल होती हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो क्या होता है? ड्रिफ्ट कार्य करता है। ठीक, अब बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नंबर है, ये लेवल 3 है। आप सभी का ये जो क्वेश्चन है लेवल के सब, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल में थोड़ा उससे हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। लेवल 1 में इजी क्वेश्चन, लेवल 2 में मीडियम और लेवल
थर्ड में हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट है उसी का लेवल थर्ड का, शेयराइजिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? वाई बर फार्म ऑन दी अंडर साइड ऑफ द सीट मेटल व्हील शेयरिंग। ऑप्शन ए है क्लियरेंस ना होने के कारण, नो क्लियरेंस। बी है हार्डन धातु के कारण, हार्डन मेटल। सी है बल में वृद्धि के कारण, इंक्रीज इन फोर्स। डी है अत्यधिक क्लियरेंस के कारण, एक्सेसिव क्लियरेंस, यानी अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर डी है। क्या है? अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। इस रिवेटिंग में क्या दोष है? आपको एक रिवेट दिखाया गया है, इसमें आपको देखना है कि क्या दोष है। इसमें कुछ आपको डिफॉल्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इस दोष को आपको बताना है फिगर देखकर। ऑप्शन ये है बर्स बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच में बर है, ऐसा नहीं दिख रहा है हमें कहीं भी कि बर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। बी है रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड, रिवेट हेड सेंटर में भी बना हुआ है क्योंकि सेंटर लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है, टू मच अलाउंस गिवन, अलाउंस भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया, अगर अलाउंस होता तो प्लेटें डिस्टर्ब होती, ऐसा भी नहीं है। डी नंबर क्या कर रहा है? प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है, होल ऑन दी प्लेट आर नॉट इन लाइन। हाँ ये है, देखते हैं, देखो आपको एक लाइन ये दिख रही है ना, यहाँ पे कोई एक लाइन, तो इसी की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो होल का प्लेट की होल है वो सेंटर में नहीं है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हमारा हो जाएगा। होल पर प्लेट एक सीध में नहीं है, यानी होल ऑन दी प्लेट आर नॉट इन सेंटर लाइन या सेंटर। नेक्स्ट चलेंगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। इस रिफ्टिंग दोष का नाम क्या है? ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती कर देते हैं। तो आप सभी को उनको बहुत ही दिमाग से देखना है। आपकी बुक में सारी चीज़ें दी गई हुई हैं, आपको बताया भी गया है, बस आप सब रिवीजन करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया से करते रहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस रिवेट दोष का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिफ्टिंग डिफेक्ट? ऑप्शन ये है टू लिटिल अलाउंस ऑन सेंक, सेंक पर बहुत कम अलाउंस। बी है टू मच अलाउंस ऑन सेंक, सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस। सी है रिवेट का सिर सेंक के साथ केंद्रित नहीं है, रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विथ सेंक, रिवेट के सिर, हाँ रिवेट का सिर सेंक के साथ केंद्रित नहीं है। डी रिवेट के सिर सेंक के साथ लंबवत नहीं है, हेड ऑफ रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू सेंक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर भी है, सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। जो हमारा सेंक है, सेंक पर क्या है? बहुत अधिक अलाउंस है, इसलिए ऐसा ये हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम चौथे नंबर क्वेश्चन की। ये भी रिवेट का ही क्वेश्चन है, ये भी किसका क्वेश्चन है? रिवेट का ही क्वेश्चन है ये भी। तो आप देख सकते हैं, कह रहा है दोषपूर्ण रिवेट के कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर फॉल्टी रिफ्टिंग? ऑप्शन ये है प्लेटों के बीच में बर्स बिटवीन प्लेट्स, बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, टू लिटिल अलाउंस गिवन। सी है प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट्स, टू मच अलाउंस गिवन, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है सी, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। जो प्लेटों का जुड़ाव था वो अनुचित था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हमारा है, राइट आंसर इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट्स, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस रिवेटिंग में क्या दोष है? फिर वही क्वेश्चन रिवर्ट से, व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग? ऑप्शन ए बहुत कम अलाउंस, यानी टू लिटिल अलाउंस। बी प्लेटों के बीच में बर्स बिटवीन द प्लेट्स। सी है प्लेट में छेद लाइन में नहीं, होल्स ऑन द प्लेट्स नॉट इन लाइन। डी है रिवेट बॉडी लंबवत नहीं है, रिवेट बॉडी नॉट परपेंडिकुलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
बहुत कम अलाउंस, इनके अंदर जो अलाउंस दिया गया था बहुत ही कम दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बकलिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकलिंग? ऑप्शन ए है 2D, बी है 2.5D, सी है 3D और डी है 3.5D। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी 3D। क्या हो जाएगा? 3D। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।